है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के करंट टॉपिक में हम बात करेंगे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के बारे में जानना, इस टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसको जो है क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये ओवरऑल इसकी डिटेल जो है आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको बनाने की घोषणा कहां पर की गई थी? तो इसको बनाने की जो घोषणा है हमारे इंडिया में जो है G20 समिट के दौरान की गई थी। तो क्या हुआ था हमारे इंडिया में ना 9 और 10 सितंबर, ये 2 दिन ना हमारे इंडिया में क्या चला था? G20 समिट चला था। अब इस G20 समिट को अटेंड करने के लिए कई सारे जो वर्ल्ड लीडर है, जो गवर्नमेंट ऑफ हेड्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारे वर्ल्ड लीडर ना हमारे इंडिया में आए थे। तो इसी के दौरान हमने क्या किया था, एक अलग से मीटिंग ली थी, और इसी मीटिंग में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, कहा था कि जो ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, हम जो है इस पर काम करेंगे, इसे बनाएंगे। तो हाल फिलहाल ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें जो है कौन कौन से देश इन्वॉल्व है, तो देखो ये भी जान लो आप। इसमें आपको देखने को मिलेगा इंडिया, यूएई, सऊदी अरब, और एक क्या है इसमें, यूरोपियन यूनियन है। ये कोई कंट्री नहीं है, कोई देश नहीं है, ये क्या है 27 देशों का ना एक यूनियन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। देन फ्रांस आपको देखने को मिलेगा, इटली, जर्मनी और अमेरिका, मतलब 7 कंट्रीज और एक जो है यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। और इन्होंने क्या किया है, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का सिंपल सा मतलब होता है, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसको हम बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से जो है इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कंडीशंस लिखी होती है, कौन से कंट्री से जो है ये प्रोजेक्ट जाएगा इसकी इंफॉर्मेशन होती है, कौन से कंट्री का कितना कंट्रीब्यूशन होगा ये भी यहाँ पर लिखा होता है। तो फाइनली इन देशों ने जो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया ना, ये देश क्या करेंगे, अगले 60 दिनों तक जो है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर चर्चा करेंगे, इसके कंडीशन पर चर्चा करेंगे। फाइनली 60 दिनों के बाद हम क्या करेंगे, ये जो देश है ये मिलकर एक एक्शन प्लान बनाएंगे इसको इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के लिए, और फाइनली फिर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो है काम शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको जो है ये बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं ये जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये एग्जैक्टली है क्या, तो ये भी आप जो है समझ लो, इसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे। तो देखो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया को कनेक्ट करेंगे यूएई की बंदरगाह से। किस तरीके से? तो हम क्या करेंगे, शिपिंग के माध्यम से, शिपिंग कनेक्टिविटी के माध्यम से जो इंडिया में बंदरगाह होंगे ना, इन बंदरगाह को हम क्या करेंगे, यूएई के बंदरगाह से कनेक्ट करेंगे। तो ये जो है इंडिया कनेक्ट हो जाएगा यूएई से। फिर हम क्या करेंगे, यूएई से ना एक रेल लाइन का निर्माण करेंगे, एक रेल लाइन जो है बिछाएंगे यहाँ पर, जो यूएई से शुरू होंगी, फिर जाएंगे ये सऊदी अरब, सऊदी अरब से होते हुए ये जाएंगे जॉर्डन, जॉर्डन से होते हुए ये फाइनली जाएंगे इजराइल। फिर इजराइल का जो बंदरगाह होगा, हाइफा बंदरगाह, इसको जो है हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। फिर फाइनली अगेन यूरोप को अगेन जो है हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। फिर हम क्या करेंगे, इजराइल से यूरोप को कनेक्ट करने के लिए इजराइल का जो बंदरगाह है ना, फिर से अगेन हम क्या करेंगे, शिपिंग कनेक्टिविटी के माध्यम से जो है इटली के बंदरगाह को जोड़ेंगे, फ्रांस के बंदरगाह को जोड़ेंगे। तो फाइनली इससे क्या हो जाएगा, ये जो इंडिया है, ये जो मिडल ईस्ट है और ये जो यूरोप है ना, इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये जो है आपस में जुड़ जाएंगे, और फाइनली क्या हो जाएगा, इन वजह से जो है इनका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड बढ़ेगा तो इनका जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जीडीपी ग्रोथ होंगी, फाइनली जो है इनके लोगों की जो है लाइफस्टाइल इंप्रूव होंगी। तो इसीलिए जो है ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और क्या रीजन है, इसको हम जो है आगे डिटेल से देखने वाले हैं। परंतु यहाँ पर मैंने ये बता दिया कि ये जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है किस तरीके से बनने वाला है। तो ये मैप आप याद रखना, क्योंकि इसी पर जो है हम आगे जो है डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देन अब अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि ये जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये किसका पार्ट है, तो आप बोलोगे कि ये G20 का पार्ट है, परंतु आप यहाँ पर गलत हो। ये G20 का पार्ट नहीं है। भले ही हमने क्या किया, G20 समिट के दौरान जो है इसकी जो है घोषणा की, परंतु हमने क्या किया था, G20 समिट के दौरान कई सारे वर्ल्ड लीडर हमारे इंडिया में आए थे, तो इसी मौके का हमने फायदा उठाया और हमने क्या किया था, G20 समिट के दौरान एक अलग से मीटिंग ली थी, एक अलग मीटिंग लेकर जो है इस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में जो है घोषणा की थी। तो ये जो है किस चीज का पार्ट है, तो ये भी आप जान लो, ये पार्ट है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का। इसके तहत हम क्या करेंगे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है बनाएंगे,
जब इसकी घोषणा की गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो कई सारे वर्ल्ड लीडर जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे कि इटली की प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर प्रेजेंट थी, यूरोपियन कमीशन की जो है प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद थी, सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, ये भी जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडन, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट है, यूएई के प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। इन सारे वर्ल्ड लीडर के मौजूदगी में जो है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में जो है घोषणा की गई। अब ये जो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, इसे जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसे जो है G7 कंट्रीज द्वारा बनाया गया था। क्यों? क्योंकि G7 कंट्रीज क्या करना चाहती थी, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसे काउंटर करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि चाइना क्या करता था, कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज को, कई सारे एशियन कंट्रीज को इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से क्या करती थी, लोन प्रोवाइड करती थी। परंतु जब एक कंट्री लोन जो है रीपेमेंट करने में असफल हो जाती थी, चाइना क्या करता था, इन कंट्रीज में जो है अपना जो है कंट्रोल बढ़ा रहा था। इससे जो है बाकी कंट्रीज को जो है नुकसान हो रहा था, इनके सोवरेनिटी को नुकसान हो रहा था, इनके संप्रभुता को जो है नुकसान हो रहा था। तो G7 कंट्रीज ने सोचा कि चाइना के जो लोन का जो स्ट्रक्चर है, जो लोन के द्वारा ये अदर कंट्री को जो फंसा रहा है, तो इसको जो है काउंटर करना चाहिए। तो फाइनली G7 कंट्रीज ने जो है मिलकर क्या बनाया, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बनाया। इसके तहत ये G7 कंट्रीज क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जो है लोन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग नेशंस को, अफ्रीकन नेशन को, एशियन नेशन को, ताकि ये जो है चाइना के लोन में ना फंसे। तो इसीलिए इसको बनाया गया था। G7 कंट्रीज में जो है कौन कौन से देश आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सब देश जो है G27 कंट्रीज कहलाते हैं। तो फाइनली ये भी जो है डाउट आपका दूर हो चुका होगा कि ये जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये G20 का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का। G7 कंट्रीज द्वारा इसे बनाया गया था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए। इसके तहत ये G7 कंट्रीज क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जो है फंडिंग प्रोवाइड करती है डेवलपिंग नेशंस को। अब हम इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से हम क्या क्या करने वाले हैं। तो देखो, दिस एम्बिशियस इनिशिएटिव एम्स टू कनेक्ट कमर्शियल हब्स, यानी कि जो कमर्शियल हब्स होंगे, जो कमर्शियल सेंटर होंगे, जो ट्रेडिंग सेंटर होंगे, हम क्या करेंगे, इंडिया से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक जो है हम क्या करेंगे, इन सेंटर को जो है जोड़ देंगे, ताकि हमारा ट्रेड जो है अच्छे से हो पाए इस रीजन में। तो एक ऑब्जेक्टिव ये है। देन सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ क्लीन एनर्जी। अब क्लीन एनर्जी का मतलब क्या होता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये क्या है, क्लीन एनर्जी है। तो इसको हम सपोर्ट करेंगे, इसको डेवलपमेंट के लिए भी सपोर्ट करेंगे और इसके एक्सपोर्ट के लिए भी जो है हम सपोर्ट करेंगे। तो ये भी जो है इसका ऑब्जेक्टिव है। देन हम क्या करेंगे, समुद्र के नीचे ना केबल बिछाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाई स्पीड डाटा केबल, यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर वगैरह होते हैं, ये भी हम क्या करेंगे, समुद्र के नीचे से बिछाएंगे। और यूरोप से लेकर इंडिया तक जो है ना, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो है एक अच्छे से अच्छा हम प्रोवाइड करेंगे। अब मान लो ये जो इलेक्ट्रिसिटी केबल है, ये हम क्यों बिछाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, क्लीन एनर्जी को जो है सपोर्ट करने वाले हैं, इसके एक्सपोर्ट को जो है हम सपोर्ट करने वाले हैं। तो हम हमें जो है इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी केबल की जो है यहाँ पर हमें नीड्स होंगी, जरूरत होंगी। तो हम क्या करेंगे, मान लो इंडिया से जो है हमें मिडिल ईस्ट में जो है क्लीन एनर्जी जो है एक्सपोर्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिसिटी केबल के माध्यम से जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। अब मान लो मिडिल ईस्ट कंट्रीज को जो है यूरोप में जो है एनर्जी ट्रांसफर करनी है, तो इसी इलेक्ट्रिसिटी केबल के माध्यम से हम क्या करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, क्लीन एनर्जी। तो ये भी जो है इसका एक ऑब्जेक्टिव है। देन एक्सपांड एनर्जी ग्रिड्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इस पर भी जो है हम काम करेंगे, एनर्जी ग्रिड्स की संख्या जो है हम बढ़ाएंगे, ताकि हम जो है एनर्जी स्टोर कर पाए और ऑन टाइम जो है इसका जो है एक्सपोर्ट कर पाए। देन और क्या हम करेंगे, इसमें प्रमोट क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। अब ये जो क्लीन एनर्जी ट्रांसफर करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, इसके लिए क्या लगती है, टेक्नोलॉजी लगती है। तो ये सारे कंट्रीज मिलकर क्या करेंगे, इस पर काम करेंगे, इस टेक्नोलॉजी को जो है आपस में एक दूसरे से शेयर करेंगे, ये भी जो है इसका ऑब्जेक्टिव है। देन एनहांस इंटरनेट एक्सेस फॉर कम्युनिटीज इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ये भी जो है यहाँ पर करने वाले हैं, इंटरनेट की पहुंच जो है सब तक हम बढ़ाने वाले हैं। देन और क्या करेंगे, हम एक हाइड्रोजन पाइपलाइन का निर्माण करेंगे, जिससे जो है हम हाइड्रोजन की जो है सप्लाई जो है इन रीजन में जो है कर पाए। देन ट्रांसपोर्ट एनर्जी थ्रू पाइपलाइन, जैसे कि ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये भी जो है हम आसानी से इन पाइपलाइन के माध्यम से जो है ट्रांसफर कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। तो इस पर भी जो है हम इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से काम करने वाले हैं। देन और क्या ऑब्जेक्टिव है,
तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत इंटीग्रेशन कर रहे हैं। किस चीज का? यूरोप का, मिडल ईस्ट का और हमारे इंडिया का। जब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इन कंट्रीज में ना ट्रेड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा इन रीजन का। तो ये भी जो है एक ऑब्जेक्टिव है। देन और क्या ऑब्जेक्टिव है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का? तो देखो इसके तहत हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को जो है बूस्ट प्रोवाइड करेंगे, फूड सिक्योरिटी को जो है हम अच्छे से जो है सुधार सकते हैं इसको। देन सप्लाई चेन में जो है हम बेटर कर सकते हैं। तो किस तरीके से? अब देखो हम क्या करेंगे, जब ये प्रोजेक्ट जो है, ये कॉरिडोर जो है बनकर तैयार हो जाएगा यूरोप से लेकर इंडिया तक, तो क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर है ना, मैन्युफैक्चरिंग को जो है बूस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है बनकर होगा, तो फाइनली जो अदर कंट्रीज है ये क्या करना चाहेंगे, इंडिया में जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खोलना चाहेंगे, सऊदी अरब में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खोलना चाहेंगे, यूरोप में जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खोलना चाहेंगे। क्यों? मान लो इंडिया में किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खोला, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, इसको आसानी से जो है ये यूरोप तक जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है बूस्ट मिलेगा। दैट फूड सप्लाई, अब मान लो यूरोप को या मिडल ईस्ट को जो है कल को जाके बहुत सारे चावल लगते हैं, वीट लगते हैं, ऐसी जो है जरूरत आन पड़ी, तो क्या कर सकता है हमारा इंडिया जो है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से आसानी से जो है फूड सप्लाई जो है कर सकता है। तो इस पर भी जो है हम काम कर सकते हैं। तो इसके तहत क्या हो रहा है, ये जो सप्लाई चेन है यूरोप से लेकर इंडिया तक, ये भी जो है बेटर हो रही है। तो ये भी जो है इसका ऑब्जेक्टिव था। तो आई होप दोस्तों आपको इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो है ऑब्जेक्टिव समझ में आ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में। अब अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो इंडिया जो है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है क्यों बनाना चाहता है, तो देखो इंडिया क्या करना चाहता है, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से पाकिस्तान के वीटो को तोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने जो है ना पाकिस्तान से कई बार बातचीत की थी और कहा था कि देखो भाई हम मिलकर क्या करेंगे, ट्रांस रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाएंगे और इससे क्या हो जाएगा, आपके देश को भी भला होगा और हमारे देश को भी भला होगा। तो हम क्या करेंगे, मिलकर बिजनेस करेंगे। परंतु पाकिस्तान ना बार बार इंडिया को डिनाई कर रहा था। पाकिस्तान कह रहा था इंडिया को कि देखो भाई हमें आपके साथ मिलकर जो है ट्रेड वगैरह नहीं करना है, आप अपना देखो। तो पाकिस्तान क्या कर रहा था, ये जो हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिया। इंडिया क्या चाहता था, रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के साथ जो है मिलकर, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है काम करना चाहता था। अब इंडिया को क्या था, पाकिस्तान से होते हुए जो है अफगानिस्तान पहुंचना था और ये जो है सेंट्रल एशिया भी जो है यहाँ पर जो है इंडिया को पहुंचना था। तो इंडिया ने क्या की, पाकिस्तान से बातचीत की और पाकिस्तान को बोला कि देखो भाई हमें जो है अफगानिस्तान पहुंचना है, सेंट्रल एशिया पहुंचना है, तो आप क्या करो, आपके जमीन का एसेस दे दो। आपके जमीन का एसेस हमें मिलेगा तो यहाँ पर ना कुछ प्रोजेक्ट बनेंगे ना, तो आपके कंट्री में भी जो है डेवलपमेंट होगी। आप भी जो है इस रूट से जो है अफगानिस्तान पहुंच सकते हो, सेंट्रल एशिया पहुंच सकते हो। आपका भी तो भला होगा इसमें, इंडिया का तो होगा ही होगा, परंतु आपका भी होगा। परंतु पाकिस्तान ने ना बार बार इंडिया को डिनाई किया और पाकिस्तान ने क्या किया, अपने जमीन का एसेट जो है इंडिया को प्रोवाइड नहीं किया। तो इंडिया जो है फाइनली पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान नहीं पहुंच पा रहा था, सेंट्रल एशिया नहीं पहुंच पा रहा था। तो इंडिया ने जो है इसका अल्टरनेटिव फाइंड आउट किया। फिर इंडिया जो है अफगानिस्तान पहुंचने के लिए, सेंट्रल एशिया पहुंचने के लिए क्या किया, ईरान से होते हुए ये अफगानिस्तान पहुंचा, फिर सेंट्रल एशिया पहुंचा। इसका तो अल्टरनेटिव जो है इंडिया ने निकाल लिया था। परंतु इंडिया को यह बात समझ में आ चुकी थी कि पाकिस्तान जो है अपने जमीन का एसेट जो है इंडिया को नहीं देने वाला। अब ये इंडिया को जो है यूरोप भी पहुंचना था यहाँ पर। तो इंडिया आसानी से जो है पाकिस्तान होते हुए, ईरान होते हुए, तुर्की होते हुए यहाँ पर जो है पहुंच सकता था। परंतु पाकिस्तान ने हमें अफगानिस्तान ही नहीं पहुंचने दिया, सेंट्रल एशिया ही नहीं पहुंचने दिया इसके जमीन से होते हुए। तो इंडिया को ये बात समझ में आ चुकी थी। तो इंडिया क्या चाहता था, इस पाकिस्तान के वीटो को जो है तोड़ना चाहता था। तो इसीलिए इंडिया ने जो है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्लान बनाया और फाइनली पाकिस्तान के वीटो को तोड़ा। अब इंडिया क्या करेगा, शिपिंग कनेक्टिविटी के माध्यम से यूएई के बंदरगाह से जो है खुद को कनेक्ट करेगा। फिर यहाँ से जो है रेल लाइन बिछाई जाएंगी इसराइल तक। फिर फाइनली यहाँ से जो है अगेन हम शिपिंग कनेक्टिविटी के माध्यम से क्या करेंगे, यूरोप को जोड़ेंगे। तो फाइनली इंडिया का जो काम है अब आसान हो गया। इंडिया ने फाइनली जो है खुद को जो है यूरोप से कनेक्ट कर लिया। तो ये जो है एक रीजन था पाकिस्तान के वीटो को तोड़ने का। तो आई होप आपको ये रीजन समझ में आ चुका होगा। देन और क्या रीजन है, तो कई सारे यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, इंडिया क्या चाहता था, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसे जो है काउंटर करना चाहता था, इसका जो है अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना चाहते थे। क्यों? तो देखो चाइना क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चाइना को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ। तो इसीलिए चाइना क्या कर रहा था, इन प्रोजेक्ट पर जो है काम कर रहा था। अब चाइना जो है कनेक्ट करना चाहता है कजाकिस्तान, मॉस्को, जर्मनी, नीदरलैंड, तुर्की, इटली, ग्रीस,
इजिप्ट, ये जो शहर आप देख रहे हो ना, ये जो मैप आप देख रहे हो, तो चाइना जो है यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहा था। तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए चाइना क्या करता था, इन कंट्रीज को ना लोन प्रोवाइड करता था आसान शर्तों के साथ। जब ये लोन प्रोवाइड करता था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या होता था, कई बार ये जो प्रोजेक्ट है ना चाइनीज कंपनी को ही जो है मिलते थे, और चाइनीज कंपनी क्या करते थे, चाइना से ही जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लगा देते। तो ये जो कंट्री ने लोन लिया था इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, कई बार क्या होता था, जिस कंट्री ने लोन लिया ना, ये जो है लोन रीपेमेंट करने में जो है असफल हो जाते थे, असमर्थ रहते थे। तो इसी के दौरान चाइना क्या करता था, फिर अपना असली रूप दिखाता था और फाइनली बोलता था कि देखो भाई, हमने जो आपको लोन दिया था आसान शर्तों के साथ, आप जो है रीपेमेंट नहीं कर रहे हो हमको। तो चाइना क्या करता था, जिस प्रोजेक्ट पर इन्होंने काम किया जिस कंट्री में, तो उस प्रोजेक्ट को जो है अपने कंट्रोल में ले लेता था, लीज पर ले लेता था। जैसे कि प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट है, तो चाइना ने क्या किया, ये जो श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट है ना, इसको 99 ईयर्स के लिए जो है लीज पर ले लिया था। क्यों? क्योंकि श्रीलंका ने भी जो है चाइना से लोन लिया था। श्रीलंका जो है चाइना का लोन का रीपेमेंट करने में असफल हो गया था। इस वजह से श्रीलंका को क्या करना पड़ा, ये जो हम्बन टोटा पोर्ट है चाइना को देना पड़ा। तो इससे क्या हो गया, अब श्रीलंका जो है इंडिया के पास है। इससे जो है हमारे इंडिया को जो है ना, हमारे इंडिया की जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, इसके लिए खतरा है, क्योंकि चाइना की प्रेजेंस जो है इंडिया के पास बढ़ रही है। कई सारे देश जो है इसी प्रॉब्लम से जो है गुजर रहे थे। तो फाइनली चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी जो है काउंटर करना चाहते थे। तो इसीलिए भी जो है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है बनाया जा रहा है, एक रीजन ये भी था। और क्या रीजन है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलपमेंट करने का, तो देखो, एक रीजन ये भी है कि हम जो है ईरान पर डिपेंड नहीं रह सकते यूरोप तक पहुंचने के लिए। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सर ठीक है, पाकिस्तान हमें डिनाई कर रहा है, पर हम जो है ईरान के माध्यम से जो है तुर्की से होते हुए यूरोप पहुंच सकते हैं। परंतु क्या है दोस्तों, ये जो ईरान है ना, इसके यूरोप के कई देशों के साथ जो है रिलेशन जो है अच्छे नहीं है, बैडली रिलेशन है, और वेस्टर्न कंट्री नहीं चाहती ईरान से जो है कोई रिलेशन बनाना। अमेरिका से जो है इनके रिलेशन खराब है, यूरोप के कई सारे देशों से जो है इनके रिलेशन खराब है। तो इंडिया जो है ईरान पर जो है डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता था यूरोप तक पहुंचने के लिए। इसको बाईपास करने के लिए भी जो है हमने क्या किया, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो है प्लान बनाया। देन और क्या रीजन है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलपमेंट करने का इंडिया का, तो देखो, इंडिया क्या करना चाहता है, सुएज कैनल को जो है ना बाईपास करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये ना कंजेस्टेड एरिया है। तो देखो, अभी जो इंडिया का ट्रेड होता है, इंडिया से मान लो यहाँ से जो जा रहा है रेड सी से होते हुए भूमध्य सागर, फिर यूरोप। अब यहाँ पर जो सुएज कैनाल है ना, ये ना बहुत नैरो है, बहुत ही सकरा मार्ग है। तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाती है। मान लो यूरोप से कोई जहाज आ रहा है, तो पहले ये जहाज निकलेगा, फिर इंडिया का जो जहाज है फिर ये जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट्स है, जो कंसाइनमेंट है ना, ये पहुंचने में जो है टाइम लग रहा है। तो इसी टाइम को जो है सेव करना चाहता है इंडिया, ताकि जो है कोई जो है ऑब्स्टेकल ना आए यूरोप तक पहुंचने के लिए। तो ये भी जो है एक रीजन है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप करने का। देन और क्या रीजन है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलपमेंट करने का, तो देखो, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, इंडिया क्या चाहता है, इस रीजन में ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। किस रीजन में? यूरोप से लेकर इंडिया तक। अब क्या है, अमेरिका क्या चाहता है, यूरोप क्या चाहता है, ये जो इजराइल है और ये जो जॉर्डन है, इन दोनों के रिलेशन जो है शत्रुतापूर्ण है, होस्टाइल रिलेशन है, इनके रिलेशन अच्छे नहीं है। तो अमेरिका और यूरोप का जो फ्रेंडली कंट्री है, मित्र मुल्क कंट्री है, ये जो है इजराइल है। तो इसी के माध्यम से, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से ये क्या करना चाहते हैं, इन दोनों के रिलेशन जो है सुधारना चाहते हैं। चाहे फिर वो सऊदी अरब हो, इनके भी जो है रिलेशन सुधारना चाहते हैं। अगर मान लो एक बार ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, तो इसराइल और जॉर्डन के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। तो ये भी जो है एक इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने का एक रीजन है। तो आई होप दोस्तों आपको इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में डिटेल से जानकारी मिल चुके होंगे, और ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ चुका होगा। ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है समाप्त। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक करंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।